व्हाट्सएप फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में हम स्टडी करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट, जो कि है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो किसी भी कंपटीशन में आपको बेनिफिट देगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको नॉलेज की दुनिया में। लेट स्टार्ट इट। फर्स्ट हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब होता है गणराज्य, यानी भारत का गणराज्य, यानी गणतंत्र। भारत कैसा एक देश है? गणतंत्र देश है। तो आइए हम थोड़ा नज़र डालते हैं भारत के ऊपर। इंडिया, आप जिस कंट्री में रहते हो उसका नाम इंडिया है, और आप किसी भी स्टेट से हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो एक किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। और बहुत सारे स्टेट्स, यानी कि अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका कहने का अर्थ है कि इंडिया कैसे फॉर्म हो रखा है? ये एक स्टेट का यूनियन है, यानी कि प्रेजेंट डे में 28 स्टेट एंड 8 यूटी है। तो इन सब का एक यूनियन है। यूनियन क्या है? तो एक सेंट्रल पावर जिसके पास रहता है। ये सब मिलकर के एक पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी कि जितने भी स्टेट्स है, स्टेट्स में यूनियन आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब मिलकर के एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। ये कब अडॉप्ट हुआ है? ये नवंबर 26 को। कब? नवंबर 26 को अडॉप्ट हुआ है 1949 में। और ये जो लागू हुआ था वो जनवरी 26, 1950 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके द्वारा लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन विच इन वेज पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी फीचर्स। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इमेजिन किया है ना, वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि थ्री बॉडी वर्क करती है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इसको हम लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन भी बोलते हैं, पार्लियामेंट को। किसको? पार्लियामेंट को। जिस भी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है उसमें ये 3 हाउसेस का बहुत योगदान है। कहने का अर्थ है कि 2 हाउसेस होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फेडरल कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहता है? यूनिटरी फीचर्स है, यानी कि सेंट्रल के पास। फेडरल मतलब होता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसी सब के बारे में। ये केवल एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का इंट्रो पार्ट है, ऐसा समझिए। और फिर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। यानी एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है? जो कानून बना उसको लागू करवाना एग्जीक्यूट कहलाता है, ठीक है? उसको एग्जीक्यूट कहलाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतना ही है, उसका एक सिग्नेचर चाहिए। अगर जो भी कानून लेके आती है, और वो कानून कौन लेके आता है वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है आर्टिकल 74 क्लॉज 1। आर्टिकल 74 क्या कहता है? यानी कि एक ये तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके बीच? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके बीच? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? ये एक मंत्री परिषद है, एक ऐसा मंत्री परिषद जिसका हेड किसे बनाया गया है? पीएम ऑफ इंडिया इसके हेड है। एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। कहने का अर्थ यह है कि पीएम इसके तो हेड है ही, लेकिन पीएम के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या कहते हैं? उनको सहायता करते हैं और एडवाइस देते हैं। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि कैसे कानून व्यवस्था चलाना चाहिए, कैसे फंक्शन करना चाहिए, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसी के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं, इसी एडवाइस के अनुसार चलते हैं। अगर हम वास्तव में बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है, और जिसके हेड कौन होते हैं? पीएम।
प्रेसिडेंट का केवल काम होता है एक सिग्नेचर करना, बस, और कुछ नहीं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल को हम बोलते हैं लोकसभा, लोकसभा के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए ये सबके। सिमिलरली इन द स्टेट्स द गवर्नर इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, लोकसभा के देखिए उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही राज्य के अपना एक गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर जो होते हैं वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्या होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। बट इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द सीएम हैज इट्स हेड। और यदि स्टेट का हेड गवर्नर होता है तो उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सीएम में जो मतलब कि स्टेट में भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसका हेड कौन होता है, सीएम, सीएम ऑफ दैट स्टेट। यानी जिस स्टेट के बारे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में करेंगे उसका हेड कौन होगा, सीएम होगा। यानी कि इन्हीं सब के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कानून अवस्था को लागू करवाना इन सब के पास पावर आता है सबसे ज़्यादा। और गवर्नर का केवल सिग्नेचर चाहिए होता है, गवर्नर का केवल सिग्नेचर चाहिए होता है। जिस प्रकार यदि यूनियन में पीएम हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक उसी प्रकार हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नर एक किसी स्टेट का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के उत्तरदायित्व होते हैं कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेचर पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रोवाइड्स फॉर वास्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। पार्लियामेंट 3 बॉडी से बनती है। कौन कौन से बॉडी, पहले 2 हाउस, यानी 2 हाउस कौन सा है इंडिया में, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और तीसरा बॉडी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों से पार्लियामेंट बनती है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डिवाइड करती है क्या, लेजिस्लेटिव पावर और पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स में। इन सब में क्या होता है, एंड प्रोवाइड फॉर वास्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन पार्लियामेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, सबसे ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास। यहाँ पे लिखा भी है द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वास्ट इन पार्लियामेंट। वास्ट का है तो यानी सबसे ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास है, किसी भी कानून का दखल बेदखल करना, यानी कि लागू करना, हटाना, जो भी उसमें अमेंड करना हो, जो भी सुधार करना हो। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। The Constitution has provision for independence of judiciary, comptroller and auditor general, public service commission and CEC। ये CEC को नोट डाउन कर ले आप। CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ये नोट डाउन कर लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वह जुडिशरी को क्या देता है, एकदम पूरी तरह से छूट देता है, फ्री। यानी कि वो किसी भी बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये जितने भी है ना, ये किसी भी बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हम आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। देखो, ये तुमने CAG के नाम सुना होगा, किसका नाम, कैज, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैज, CAG, कैज, यहाँ पे दिखाई दे रहा हो आपको कैज। ये शॉर्ट फॉर्म है इनके, कैसा फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ECEC, इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम इसके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पता करेंगे। यानी कि किसी भी स्टेट या किसी भी स्टेट के बारे में, किसी का भी स्टेट का फाइनेंशियल स्थिति और अपने कंट्री का फाइनेंशियल स्थिति कौन देखता है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखते हैं। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है और CEC क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।